हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना सर्किट एनालिसिस और सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ेंगे अपन रेक्टिफिकेशन। तो आज का टॉपिक है रेक्टिफिकेशन, दिष्टकरण। रेक्टिफिकेशन, दिष्टकरण, दिष्टकरण यानी अपने पास जो करंट होती है या जो वोल्टेज होती है, दो प्रकार की होती है, करंट या वोल्टेज। करंट और वोल्टेज दो प्रकार की होती है। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो क्या होता है, टाइम के साथ उसकी डायरेक्शन और उसका मान चेंज होता है। यानी जो एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, इसका मान यानी इसका वैल्यू एंड डायरेक्शन, वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती है। इसकी वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती है। दूसरा है आपका डीसी, डायरेक्ट करंट। इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होती, कांस्टेंट। अल्टरनेटिंग करंट होता है आपका, उसका मान और उसकी दिशा, समय के साथ चेंज नहीं होता। अल्टरनेटिंग करंट होता है, उसका मान और डायरेक्शन समय के साथ चेंज होता है। अब जो अल्टरनेटिंग करंट है, जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है, इसका जनरेशन, इसका उत्पन्न करना, अल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन यानी उत्पन्न करना, जनन, ट्रांसमिशन हो गया आपका संचरण। तीसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ये आसान होता है, आसान। और डीसी का जनरेशन यानी डीसी को उत्पन्न करना, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन खर्चीला और कठिन होता है, खर्चीला और कठिन। एसी करंट है, उसका जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इजी होता है, यानी जनन, संचरण और वितरण। जनन, संचरण, वितरण इजी होता है, आसान। और जो डीसी करंट है, उसका जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कठिन होता है। तो किसी पावर स्टेशन से जो करंट आती है, जो पावर स्टेशन से कोई करंट आती है तो वो एसी के फॉर्म में आती है। पावर स्टेशन से करंट एसी के फॉर्म में आती है। लेकिन अपने पास मैक्सिमम डिवाइसेज ऐसी हैं, जिनको डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, जो डीसी पे काम करती हैं। मैक्सिमम डिवाइसेज, युक्तियाँ ऐसी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डीसी पर काम करती हैं। तो जो एसी आ रहा है, जो एसी करंट आ रहा है, उसको डीसी करंट में चेंज करते हैं। जो एसी करंट आ रहा है
एसी करंट आ रहा है उसको डीसी में चेंज करते हैं, और एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना ही आपका रेक्टिफिकेशन कहलाता है। एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। और वे युक्तियां और वे डिवाइसेज जो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करती है रेक्टिफायर कहलाती हैं। यहां देखो, करंट दो प्रकार की, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, या वोल्टेज भी दो प्रकार का, करंट या वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और डायरेक्ट वोल्टेज। तो करंट ले लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती हो, डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज, टाइम के साथ चेंज, वैल्यू और डायरेक्शन कांस्टेंट, टाइम के साथ चेंज नहीं, टाइम के साथ चेंज नहीं, यानी कांस्टेंट। अब जो एसी करंट है उसका जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इजीली होता है, यानी जनन, संचरण और वितरण आसान होता है। और डायरेक्ट करंट है, जो डायरेक्ट करंट है उसका जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन खर्चीला और कठिन होता है। तो पावर स्टेशन से करंट एसी के फॉर्म में आती है। पावर स्टेशन यानी जो आपके पावर स्टेशन है उनसे जो करंट आती है वो एसी के फॉर्म में आती है। लेकिन मैक्सिमम डिवाइसेज ऐसी होती हैं, अधिकतर युक्तियाँ ऐसी होती हैं जो डीसी वोल्टेज, डीसी करंट पे ही काम करती हैं, डीसी करंट पे ही काम करती हैं। तो उनके लिए क्या करेंगे, जो एसी आ रहा है उस एसी को डीसी में चेंज करेंगे, और एसी को डीसी में चेंज करना ही आपका रेक्टिफिकेशन कहलाता है। दिष्टकरण, दिष्टकरण, दिष्ट कर रहे हैं अपन, तो दिष्टकरण हो गया। और वे डिवाइसेज जो एसी को डीसी में चेंज करती हैं उनको रेक्टिफायर कहते हैं। तो हेडिंग डालो रेक्टिफायर, हेडिंग डालो रेक्टिफायर। वे युक्तियां वे डिवाइसेज जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करती है, में चेंज करती है। अल्टरनेटिंग का आपने ये देखा होगा, ये ऐसी होती है, टाइम के साथ यूं बहती है। डायरेक्ट करंट यूं बहती है, यानी कांस्टेंट होती है। यहाँ पर देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है टाइम के साथ। वे डिवाइसेज जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करती हैं, परिवर्तित करती हैं, परिवर्तित करती हैं, उन डिवाइसेज को, उन युक्तियों को रेक्टिफायर कहते हैं, दिष्टकारी रेक्टिफायर कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। वे युक्तियां जो प्रत्यावर्तित धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करती हैं, चेंज करती हैं, उन डिवाइसेज को रेक्टिफायर कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन कहते हैं, दिष्टकरण कहते हैं।
नोट करो। अब जो रेक्टिफिकेशन में जो करंट प्राप्त होती है, रेक्टिफिकेशन में जो करंट प्राप्त होती है उसमें पल्सेटिंग होती है, उसमें स्पंदमान पल्सेटिंग। अब पल्सेटिंग क्या होती है देखते हैं एक बार, लिख लो पहले। रेक्टिफिकेशन में प्राप्त कौन सी करंट प्राप्त होती है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में पल्सेटिंग होती है। पल्सेटिंग को बोलते हैं स्पंदमान। ये जो इंग्लिश के वर्ड हैं वो इंग्लिश के वर्ड ही याद करना, ये इंग्लिश के वर्ड ही इजी रहेंगे। स्पंदमान क्या होता है? स्पंदमान अजीब सा का नाम है, पल्सेटिंग होती है। अब पल्सेटिंग क्या होती है? जैसे यहाँ पर ये आपका एसी करंट है, तो यहाँ पर देखो ये पल्सेटिंग है, यानी कम ज़्यादा होना, ये पल्सेटिंग है। अब यहाँ पर करंट ऐसी प्राप्त होती है, अब ये डीसी तो है, ये डीसी करंट तो है क्योंकि नेगेटिव में नहीं जा रही, लेकिन इसमें अभी भी इसमें अभी भी डायरेक्शन का मान और करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। डायरेक्शन और वैल्यू चेंज हो रही है। ये डीसी तो है, डीसी करंट तो है, ये एसी है, लेकिन इस डीसी करंट में पल्सेटिंग हो रही है। पल्सेटिंग मतलब डायरेक्शन का मान और वैल्यू अभी भी चेंज हो रही है। तो क्या करते हैं, इस पल्सेटिंग को हटाने के लिए, या इस डीसी करंट में अभी भी एसी करंट का कुछ पार्ट है, इस डीसी करंट में अभी भी एसी करंट का कुछ पार्ट है या कुछ प्रभाव है। तो इस प्रभाव को हटाने के लिए जो डीसी करंट मिलती है हमें, इस डीसी करंट को फिल्टर में से गुजारते हैं। किस में से? फिल्टर। फिल्टर नेक्स्ट टॉपिक है। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर एसी करंट को रोक लेता है। फिल्टर एसी करंट को रोक लेता है और डीसी करंट को जाने देता है। एसी करंट को रोक लेगा और डीसी करंट को जाने देगा। तो ये पल्सेटिंग समझ में आ गया। स्पंदमान, स्पंदमान यानी डीसी, स्पंदमान यानी डीसी करंट होगी, लेकिन उसमें डायरेक्शन और वैल्यू चेंज होती है। और ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव साइकिल ऊपर ही जा रही है। तो इसमें लिखो, इसमें ये लिख लो, रेक्टिफिकेशन में प्राप्त डायरेक्ट करंट यूनी डायरेक्शनल होती है, एक दिशीय, यूनी डायरेक्शनल होती है, तथा इसमें पल्सेटिंग होती है, अर्थात ये पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट में, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट एसी का भाग है में एसी, अर्थात पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट में अल्टरनेटिंग
करंट का कुछ भाग है, अल्टरनेटिंग करंट एसी का कुछ भाग है, एसी का कुछ भाग है। एसी के इस भाग को, एसी के इस भाग को फिल्टर के द्वारा अलग कर लिया जाता है, फिल्टर के द्वारा रोक लिया जाता है, फिल्टर के द्वारा रोक लिया जाता है, द्वारा रोक लिया जाता है। इस प्रकार हमें रोक लिया जाता है तथा डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है, डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है तथा डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है। देखो ये परिभाषा तो यहां देखना, इसमें होता है सबसे पहले तो आपका ये तो है आपका इनपुट अल्टरनेटिंग करंट, ये है आपका इनपुट अल्टरनेटिंग करंट, यानी एक सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट का। ये हो गया आपका स्टेप डाउन ट्रांसफर, स्टेप डाउन ट्रांसफर। ये हो गया आपका रेक्टिफायर, ये हो गया फिल्टर आपका। और यहां पर आएगी आउटपुट डायरेक्ट करंट, यहां पर जो करंट होगी, यानी यहां पर जो करंट प्राप्त होगी वो होगी आपकी आउटपुट डायरेक्ट करंट। यानी अपन को डायरेक्ट करंट चाहिए अल्टरनेटिव करंट से, तो ये सर्किट चाहिएगा। अब देखो रेक्टिफिकेशन में प्राप्त डायरेक्ट करंट यूनिडायरेक्शनल होती है तथा इसमें पल्सेटिंग होती है। अब देख लो यहाँ पर इससे जो सोर्स है, इससे जो करंट आएगी वो कैसी होगी, यहाँ पर करंट ऐसी करंट होगी, ऐसी करंट है। अल्टरनेटिव करंट स्टेप डाउन ट्रांसफर क्या करता है, इसको मैं एम्पलीट्यूड ज़्यादा ले लेता हूँ। यहाँ पर जो करंट आएगी ये स्टेप डाउन है तो क्या कर देगा, एम्पलीट्यूड या इसकी वैल्यू कम कर देगा।
ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफर का काम। अब रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट में। किस में चेंज करेगा, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट में। ये वाली, या इसको भी, ये है पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट। और पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट को फिल्टर में से गुजारते हैं, इसको फिल्टर में से गुजारते हैं तो अपने पास आती है ये करंट। इसका मान भी थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है तो यहां वोल्टेज रेगुलेशन लगा देते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन अभी लगा देते हैं, दिखाई दे रहा है। यहाँ वोल्टेज रेगुलेटर और लगा दो, ये मिल गई, यहाँ पर लगा दो वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर क्या कर देगा, इस करंट के मान को, दिखाई दे रहा है, वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पर जो प्राप्त करंट है वो हो गई आपकी आउटपुट डायरेक्ट करंट, आउटपुट डायरेक्ट करंट। यानी रेक्टिफिकेशन में प्राप्त डायरेक्ट करंट एसी थी, इसको डीसी में चेंज कर दिया। अब जो डीसी है, इस डीसी में कुछ भाग एसी का है, यानी जो पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट है इसमें कुछ भाग एसी का है। इसको फिल्टर में से गुजारेंगे तो अपन को डायरेक्ट करंट प्राप्त होगी, और इसको वोल्टेज रेगुलेशन में से गुजारेंगे तो अपन को डीसी प्राप्त हो जाएगी जो चेंज नहीं हो रही। ये डायग्राम बना लो। यह है आपकी एसी थी, इसको डीसी में चेंज कर दिया, तो ये प्रोसेस क्या हो गई आपकी, इसी को ही रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। इस डीसी में, इस डीसी को बोलते हैं पल्सेटिंग, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट। ये डीसी होती है यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, नोट करो। यहां पढ़ेंगे अपने सिलेबस में है, एक तो ये रेक्टिफायर, एक ये फिल्टर, रेक्टिफायर फिल्टर। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में चेंज करेगा। फिल्टर क्या करेगा, पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट में जो एसी का पार्ट है उसको रोक लेगा और डीसी निकाल देगा। इसमें एक नोट लिख लो पहले, जो पिछली यूनिट है उसका है
सबसे पहले लिख लो, जो यूनिडायरेक्शनल है वो प्रॉपर्टी है डायोड की। अभी था ना यूनिडायरेक्शनल करंट प्राप्त होती है एक डीसीए, यूनिडायरेक्शनल। ये किसकी प्रॉपर्टी है? डायोड की, पीएन डायोड की, पीएन डायोड की। तो पीएन डायोड के बारे में ही है, लिखो नोट। सर्किट में डायोड, सर्किट में डायोड सर्किट में डायोड फॉरवर्ड बायस में है। सर्किट में डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो धारा का प्रवाह होगा, तो करंट फ्लो होगी, तो धारा का प्रवाह होगा, करंट फ्लो होगी। सर्किट में डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो करंट फ्लो होगी, तथा रिवर्स बायस में है, तथा रिवर्स बायस में है तो करंट फ्लो नहीं होगी, नहीं होगी। अब इसमें लिखो, सर्किट में डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो करंट फ्लो होगी, रिवर्स बायस में है तो करंट फ्लो नहीं होगी। अब लिखो, दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं, रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो, इसमें लिखो रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। पहला है आपका, पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हेडिंग डालो अपना, पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें डायग्राम बनाना, डायग्राम बड़ा बनाना है। सबसे पहले तो क्या था, स्टेप डाउन ट्रांसफर, ये हो गया आपका ट्रांसफर। यहां से जोड़ दिया अपन ने डायोड, ये डायोड जोड़ दिया, डायोड से जोड़ दिया लोड प्रतिरोध, डायोड से लोड प्रतिरोध RL, और यहाँ पर जो करंट मिलेगी वो करंट होगी आपकी V आउटपुट, V आउटपुट। इसमें लिख लो, यहाँ पर इनपुट है आपका
वी आई, वी आई है आपका ईपी साइन थीटा, यानी इन दो टर्मिनलों के बीच में इनपुट दिया वो है ईपी साइन थीटा। यहाँ पर मिलता है अपन को यहाँ पर शुरू में ईपी साइन थीटा साइन ओमेगा टी, यहाँ पर आ जाएगा वी एस, वी एस है आपका एन ईपी साइन थीटा, एन ईपी साइन ओमेगा टी, या इसको लिख सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हैं वी एस एन सॉरी ई एम साइन थीटा, ई एम साइन थीटा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये बना लो, यहाँ मान लो करंट आई होगी, आई, तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा, आई आर एल। मतलब इन दोनों टर्मिनलों पे वही वोल्टेज होगा जो इस लोड पे वोल्टेज होगा। जो टर्मिनल है आपके आउटपुट टर्मिनल, इन पे वोल्टेज का मान वही होता है जो लोड पे होता है, यानी लोड पे जितना मान होगा उतना मान ही वी आउटपुट होगा। यहाँ पर डायग्राम बना लो। ये है आपका वी इनपुट का, ये है आपका वी एस का, और ये है आपका वी आउटपुट का। टाइम के साथ ये वाला बना लो, फिर इसकी थ्योरी पढ़ते हैं।
ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये जो ट्रांसफॉर्मर है, इसकी पहली कुंडली है ये वाली फर्स्ट कॉइल, और ये ट्रांसफॉर्मर की सेकंड कॉइल है। ट्रांसफॉर्मर की सेकंड कॉइल और फर्स्ट कॉइल। तो लिखो इसमें जब ट्रांसफार्मर पर जब ट्रांसफॉर्मर पर जब ट्रांसफॉर्मर की प्रथम कुंडली पर जब ट्रांसफॉर्मर की प्रथम कुंडली दिखाई दे, प्रथम कुंडली पर प्रथम कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्ट था, अल्टरनेटिंग वोल्टेज VI कितनी है, EP साइन ओमेगा टी। जब ट्रांसफार्मर की प्रथम कुंडली पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज E साइन ओमेगा टी निवेश कराते हैं तो इनपुट करवाते हैं तो इनपुट करवाते हैं तो ट्रांसफार्मर की सेकंड कुंडली पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा, ट्रांसफार्मर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, ये आपने पढ़ रखा है 12th क्लास में। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली पर ये वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली पर सेकेंडरी कॉइल द्वितीय कुंडली पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज VS क्या है, NEP साइन ओमेगा टी प्रेरित हो जाता है, जब ट्रांसफार्मर की प्रथम कुंडली पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज VI E साइन ओमेगा टी इनपुट करवाते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर अल्टरनेटिंग करंट VS NEP साइन ओमेगा टी प्रेरित हो जाता है। यहाँ पर करंट आ गया, मतलब पहले ये करंट था, ये वोल्टेज था, अब ये वोल्टेज आ गया। इस वोल्टेज में दो साइकिल हैं, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव धनात्मक चक्कर और ऋणात्मक चक्कर। तो लिखो इसमें पहले तो N के बारे में लिख लो, जहां N सेकंड कॉइल द्वितीयक कुंडली तथा प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात है, फेरों की संख्या का अनुपात है
अब फेरे कौन से? फेरे ये वाले जो कोयल में हैं, इन फेरों की संख्या का अनुपात है। अब आगे लिखो, यहां लिखो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के पॉजिटिव साइकिल, ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बिंदु ए धनात्मक और बिंदु बी ऋणात्मक के लिए पॉइंट ए पॉजिटिव तथा पॉइंट बी तथा पॉइंट बी नेगेटिव होता है, तथा पॉइंट बी नेगेटिव होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल ये वाला, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बिंदु P कैसा है? धनात्मक, और बिंदु B ऋणात्मक। इस वाले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बिंदु A धनात्मक व बिंदु B ऋणात्मक है। अब देखो ये धनात्मक है तो डायोड कौन से बायस में हो गया? धनात्मक है और इधर कुछ दे नहीं रखा तो जीरो मान लो, तो डायोड कौन से बायस में हो गया? यहाँ ज़्यादा है जीरो, सॉरी प्लस, और यहाँ कुछ है नहीं, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गया, और फॉरवर्ड बायस में डायोड धारा का प्रवाह करता है। तो लिखो जिससे होता है, जिससे पीएन डायोड, पीएन डायोड फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। यहां से लिख देता हूं, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। जिसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण परिपथ में या लोड प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण लोड रेसिस्टेंस में धारा प्रवाहित होती है, लोड रेसिस्टेंस RL में धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। ये तो हो गया जो अल्टरनेटिव करंट VS है उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। दूसरा लिखो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, इसमें लिखो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पॉइंट ए नेगेटिव तथा पॉइंट बी पॉजिटिव हो जाता है। पॉइंट ए नेगेटिव और पॉइंट बी पॉजिटिव हो जाता है के लिए पॉइंट ए नेगेटिव, पॉइंट ए नेगेटिव तथा पॉइंट बी पॉजिटिव हो जाता है, तथा पॉइंट बी
पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है पी टर्मिनल, डायोड का पी हो गया ना, ये तो हो गया पी, ये हो गया एन, तो पी किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बाइस में हो गया, जिससे पी एन डायोड रिवर्स बाइस में हो गया, जिससे पी एन डायोड रिवर्स बायस में हो जाता है, रिवर्स बायस में हो जाता है। अब डायोड रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं करता, रिवर्स बायस में हो जाएगा। अब रिवर्स बायस में डायोड में से करंट प्रवाहित नहीं होती, जिसके कारण लोड रेसिस्टेंस आरएल में, जिसके कारण लोड रेसिस्टेंस आरएल में धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है। ये वाला लिखूं, क्या किया, दोबारा से देखो। ट्रांसफार्मर की प्रथम कुंडली है ये फर्स्ट कॉइल, इस प्रथम कुंडली पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज VI इनपुट करवाया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज VI EP sin ओमेगा t इनपुट करवाया, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा जो दूसरी कुंडली है उस पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज VS n EP sin ओमेगा t प्रेरित हो जाता है। ये प्रेरित हो गया। अब इस VS के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, इस VS या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बिंदु A पॉजिटिव हो गया और बिंदु B नेगेटिव हो गया। बिंदु A पॉजिटिव हो गया तो डायोड है वो डायोड फॉरवर्ड वाइस में हो गया, और फॉरवर्ड वाइस में करंट प्रवाहित होगी सर्किट में, तो RL लोड रेसिस्टेंस में I करंट प्रवाहित होती है। ये हो गया। दूसरा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये नेगेटिव हो गया, बिंदु B पॉजिटिव हो गया, डायोड रिवर्स बायस में हो गया, रिवर्स बायस में से करंट प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर यह है आपका T/2 और ये है T, तो और ये 0, तो 0 से T/2, 0 से T/2 के बीच में करंट प्रवाहित होती है, और T/2 से T के बीच में करंट प्रवाहित नहीं होती। 0 से T/2 के बीच में करंट प्रवाहित होगी, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगा। T/2 से T नेगेटिव हाफ साइकिल, डायोड रिवर्स वाइस में हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। ये लिखा है, जब ट्रांसफार्मर की प्रथम कुंडली पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज VI इनपुट करवाते हैं तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज VS n EP sin ओमेगा t प्रेरित हो जाता है, जहां n द्वितीय की कुंडली तथा प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज
के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ अल्टरनेटिंग वोल्टेज Vs भी कर लो। अल्टरनेटिंग वोल्टेज Vs के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉइंट ए पर पॉजिटिव तथा पॉइंट बी पर नेगेटिव, पॉइंट ए पॉजिटिव तथा पॉइंट बी नेगेटिव होता है, जिसे पीएन डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, जिसके कारण लोड रेसिस्टेंस RL में धारा प्रवाहित होती है और इसका अपोजिट हो जाएगा, वहाँ करंट फ्लो नहीं होगा। इसमें लिखो फॉरवर्ड बायस में डायोड रेसिस्टेंस, अब डायोड का भी रेसिस्टेंस होता है जिसे नेगलेक्ट मानते हैं, तो फॉरवर्ड बायस में डायोड रेसिस्टेंस RF तथा जो दूसरी कॉइल है उसका रेसिस्टेंस RS हो तथा सेकेंडरी कॉइल का रेसिस्टेंस RS हो तब लोड रेसिस्टेंस में प्रवाहित धारा या धारा ही निकाल लो पहले, तब लोड रेसिस्टेंस RL में प्रवाहित धारा I क्या हो जाएगी? I हो जाएगी पहले तो वोल्टेज कितना है? Vs, वोल्टेज है आपका Vs अपॉन RS प्लस RS अपॉन RS, तो इसका सेकेंडरी कॉइल का प्रतिरोध, डायोड का RF और प्लस RL, सारे श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से I बन गया आपका, Vs का मान कितना है? NEP साइन ओमेगा टी R प्लस RL। वेहर R क्या है? R है आपका RS प्लस RF। इसको लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं EM साइन ओमेगा टी R प्लस RL। लिखो, इसको लिख सकते हैं अपन IM साइन ओमेगा टी, जहाँ पर IM क्या है? वेहर IM है आपका EM R प्लस RL। ये हो गया। तो IM का मान तो आ गया, IM साइन ओमेगा टी। करंट का मान ये आ गया, IM साइन ओमेगा टी। अब ये करंट किसके लिए है? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है।
तो अपन इसको लिख सकते हैं, आई का मान आया आई एम साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी जहाँ क्या है, वहन जो टी है वो 0 से t/2 के बीच में हो। जो आपका t है वो 0 से t/2 के बीच में हो। और i का मान 0 कब होगा? i का मान 0 होगा when t/2 और t के बीच में। ये आ गया आपका आउटपुट करंट। आउटपुट करंट, आउटपुट करंट आई का मान। इसको करंट ही बोल दो। सर्किट में प्रवाहित करंट का मान आ गया। यहां तक नोट करो। फिर देखते हैं एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट। इसका नेक्स्ट अपन कल करेंगे। इसके 5 पार्ट हैं, 5 पॉइंट और हैं, वो अपन कल करेंगे। ये यहाँ तक पूरा समझ में आना चाहिए। देखो, टी का मान ये है तो करंट आई एम साइन ओमेगा टी। t/2 और t के बीच में करंट 0। ये फर्स्ट कॉइल, सेकंड कॉइल। नोट से ये याद रखना, जब पॉजिटिव हो तो करंट, ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो तो करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी। और ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो तो करंट फ्लो नहीं होगी। ये अपने कोई काम के नहीं है, इनसे पता नहीं चल रहा, काम के यही हैं क्योंकि इनसे डायोड जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इसका कल देखते हैं।